नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में 8वां जो अध्याय बचा है उसका शेष भाग जो है वो हमें पढ़ेंगे। अब इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उनके विभिन्न यौगिक जो हैं उनके बारे में। तो कार्बनिक यौगिक जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन जो है उनके बारे में हमने पढ़ा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनका वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन की अलग अलग श्रेणियां जो हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनका नामकरण, उनकी संरचना वगैरह लिखना, ये सारा जो है वो हमने पढ़ा। इसके बाद में कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन वगैरह जो है उनके बारे में भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। इसके बाद में अगले जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं और जैसा कि नाम से पता चलता है ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ में क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, एक कोई भी यौगिक जैसे ले लिया CF2Cl2, यानी कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। इनको शॉर्ट में CFC भी कहते हैं या फिर इन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। तो पहले तो इनकी परिभाषा आ गई, सीधा सा है, एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या फिर ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के साथ में फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। अब एल्केन के व्युत्पन्न कैसे, जैसे मान लें मेथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है या कह सकते हैं एल्केन है, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए और हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन या फ्लोरीन जुड़ जाए, जैसे 2 फ्लोरीन जुड़ गए, 2 क्लोरीन जुड़ गए, तो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी एल्केन से ही बनते हैं। एल्केन में से हाइड्रोजन हट जाते हैं और उनके स्थान पर क्लोरीन या फ्लोरीन जुड़ जाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं इनकी प्राप्ति अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो कोई ज़्यादा वैसे महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रख लें। एक यौगिक आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके साथ में हम क्रिया करवाते हैं HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, और ये क्रिया जब करवाई जाती है तो इसमें फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन का क्या कर देता है, स्थानांतरण कर देता है या विस्थापन कर देता है, उसे हटा देगा ये, और इससे बनेगा CFaCl3, एक क्लोरीन हट गया, वो इसके साथ में जुड़ गया, साथ में बन गया HCl। और ज्यादा क्रिया करवाई जाए तो फ्लोरीन एक और क्लोरीन को हटा देगा, CF2Cl2 बन जाएगा। एक और के साथ में क्रिया करवाएं तो F3 हो जाएंगे, CF3Cl, इस तरह से यौगिक बनेंगे, तो वो क्या होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे। तो प्राप्ति में कोई ज्यादा विशेष नहीं है। महत्वपूर्ण चीज में जो आती है वो है इनका नामकरण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है, तो नामकरण जो है वो इनके सूत्र के आधार पर करते हैं, और सूत्र के आधार पर जब इनका नाम लिखा जाता है तो इनका जो भी अणु सूत्र है, जैसे इसी की हम बात करें CF2Cl2, इस सूत्र के आधार पर जब इसका नाम लिखा जाएगा तो नाम में इसमें हम लिखेंगे पहले तो फ्रियोन, और फ्रियोन लिखने के बाद में उसके आगे 3 संख्याएं प्रदर्शित करेंगे जिनको हम दर्शाते हैं X, Y और Z से। तो 3 संख्याएं लिखकर आगे X, Y, Z जो है वो लिख देंगे। अब ये X, Y और Z जो हैं वो क्या हैं, इनकी हम बात करें तो इनमें X जो है वो होगा कार्बन की संख्या -1, Y जो है वो होगा हाइड्रोजन की संख्या +1, और Z जो है वो होगा फ्लोरीन की संख्या या फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। इसके आधार पर इनका नाम जो है वो लिखा जाएगा। अब उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण से यदि हम देखें, जैसे ये सूत्र दिया है CF2Cl2, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखना है तो पहले तो लिख दें फ्रियोन, ये नाम लिख दिया, और उसके बाद में 3 संख्याएं लिखनी है। पहली संख्या यानी X, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, इसमें जितने भी कार्बन हैं उसमें से एक कम, उसमें से एक माइनस कर दें, तो कार्बन है इनमें एक में से एक कम किया तो हो गए 0, तो पहली संख्या आ जाएगी 0। दूसरी संख्या जितने भी हाइड्रोजन हैं उसमें 1 जोड़ दें। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु 1 भी नहीं है, हाइड्रोजन परमाणु यदि 1 भी नहीं है इसका मतलब 0 है, 0 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया
1, और फिर उसके बाद में Z बराबर है F, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। फ्लोरीन परमाणु है इसमें 2, इसलिए इसका नाम लिख दिया 2। तो ये हो गया फ्रियोन 0, 1, 2 या फ्रियोन 12 भी कह सकते हैं इसको, कई बार 0 को लिखते भी नहीं है, इस तरह से लिखा जाएगा। या फिर CF3Cl, इसका नाम लिखना है, सीधा सा ध्यान में आ गया। और पहले सबसे पहले फ्रियोन तो लिखा है, फ्रियोन लिखने के बाद में पहली संख्या जो है यानी XYZ वो लिखनी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या C-1, C है 1, 1 - 1 यानी 0। उसके बाद सेकंड दूसरी संख्या है H+1, H है इसमें 0, 0 + 1, 1। और एक फ्लोरीन जो है वो कितने हैं, तो वो तीसरी संख्या है, फ्लोरीन की संख्या है यहाँ 3, तो यहाँ लिख दिया 3। तो ये हो गया फ्लोरीन 13, फ्लोरीन 13 हो गया। इसके अलावा और यौगिक जो हैं उनकी हम बात करें, जैसे यौगिक है C2F2Cla4। इस यौगिक में हम देखें तो कार्बन जो है पहले से सबसे पहले फ्रियोन नाम लिख दिया, फ्रियोन लिखने के बाद में देखें XYZ 3 संख्याएं, X बराबर कार्बन -1, कार्बन यहाँ पर 2 हैं, 2 में से 1 गया 1। हाइड्रोजन यहाँ पर है 0, दूसरी संख्या Y बराबर H+1, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, 0 + 1 है यानी 1। और उसके बाद में है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन है यहाँ पर 2, तो ये आ गया 2। ये हो गया फ्रियोन 112, यानी C2F2Cl4 जो है इसको फ्रियोन 112 कहा जाता है। तो इस तरह से इन यौगिकों का नामकरण जो है वो किया जाएगा। उसके बाद में एक इनके उपयोग वगैरह को और ध्यान में रख लें। इनका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग जो है वो होता है शीतलन में। जो AC रेफ्रिजरेटर वगैरह जो आते हैं उनके अंदर जो ठंडा करने वाली गैस भरी होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं और वर्तमान में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए वायु प्रदूषण फैलाने वाले एक महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन शीतलन में मानव के लिए ये उपयोगी होते हैं। इसके अलावा ये अक्रिय विलायक का काम करते हैं। तो किसी पदार्थ को यदि विलय करना हो, उसे घोलना हो और विलयन उसके साथ में क्रिया करने वाला नहीं हो, तो उसके लिए सामान्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, उसकी प्राप्ति, खास तौर से इसका नामकरण जो है वो महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखोगे, और इनके उपयोग ये हमने पढ़े। तो इसके बाद में आगे का जो पार्ट हम पढ़े उससे पहले एक थोड़ा ध्यान में आ गया, एक स्टूडेंट ने कमेंट जो है वो किया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि नियोपेंटेन जो है उसकी संरचना जो है वो कैसे लिखी जाती है या उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उनके बारे में दोबारा से बताएं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नियो समूह जो है वो यह समूह होता है CH3 CH3 CH3, एक कार्बन बीच में हो और उसके साथ में 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हों, तो ऐसे समूह को नियो समूह कहते हैं। तो इस नियो समूह में कुल मिलाकर 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। साथ में आइसो, उसके बारे में भी था। आइसो समूह ये होता है जिसमें एक कार्बन के साथ में 2 मेथिल समूह या CH3 समूह जुड़े होते हैं, ये समूह कहलाता है आइसो समूह। अब उसके बाद में जब ऐसे यौगिकों का नाम लिखा हुआ आता है, तो जैसे ये आ गया नियोपेंटेन, तो पेंटेन का मतलब पेंट यानी 5 कार्बन। अब 4 कार्बन तो नियो में ही आ गए, एक कार्बन जो बच गया उसका नाम और कार्बन जोड़ दिया और उसकी संयोजकता पूरी कर दी। आइसोपेंटेन जैसे आ गए, तो आइसोपेंटेन, आइसो में 3 कार्बन तो ये आ गए, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होते हैं, यानी 2 कार्बन कम रहे, वो 2 कार्बन इसमें और जोड़ दिए और उसकी संयोजकता पूरी कर दी। तो ये आइसोपेंटेन की संरचना हो गई, ये नियोपेंटेन की संरचना। अब ये नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये तो रूढ़ नाम है, इनका IUPAC नाम लिखते हैं। तो नियम ये है कि सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो। इसमें लंबी से लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की आ रही है और बाकी जो कार्बन है या ये समूह है बाहर रह गए, वो प्रतिस्थापी समूह है। इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह हैं, CH3 यानी मेथिल समूह है। अब इसका नाम देंगे तो पहले जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनका नाम लिखेंगे और उनकी स्थिति लिखेंगे। दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल जुड़े हैं, तो इसलिए हो गया 2,2-डाई, ये लिखा जाएगा डाई यानी 2, और कौन से समूह है, मेथिल। और फिर इसके बाद में मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला में अब 3 ही कार्बन है, पेंटेन से कंफ्यूज नहीं हो,
मुख्य श्रृंखला में अब IUPAC के नाम के अनुसार 3 ही कार्बन बचे हैं, तो 3 कार्बन की एक श्रृंखला है 3 यानी प्रोप, तो इसलिए प्रोप लिख दिया और आगे एन लगा दिया, एकल बंध है। तो नियोपेंटेन का IUPAC नाम 2,2-डाइमेथिले प्रोपेने होता है। इसके बाद में आइसोपेंटेन का ये संरचना लिख दी। अब लंबी से लंबी श्रृंखला देखें तो कितने कार्बन की आ रही है, 4 कार्बन की। जिस ओर से प्रतिस्थापित समूह को कम नंबर मिले उस ओर से नंबर देते हैं, 1 2 3 और 4। नंबर 2 पे है मेथिल, तो हो गया 2 मेथिले, और फिर उसके बाद में आगे 2 मेथिल। मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटे, और एकल बंध है इसलिए एन। तो आइसोपेंटेन का IUPAC नाम 2 मेथिले ब्यूटेन होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। आगे इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक आता है CNG। हालांकि CNG की विशेषताएं वगैरह हम देखें तो इसके साथ में तुलना करके बताई गई है LPG के साथ में, इसलिए एक सारणीबद्ध रूप से ही हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं। पहले है CNG, और दूसरी जो गैस एक कार्बनिक गैस ही होती है हाइड्रोकार्बन से बनी हुई, वो है LPG। अब इन दोनों में यदि हम इनकी तुलना करें तो पहले हम इनकी तुलना करते हैं इनके पूरे नाम के आधार पर। पूरा नाम जो है CNG का याद होगा आपको, छोटी क्लासों में भी याद करवाया हुआ है। यह है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी को कहते हैं CNG। जबकि LPG का पूरा नाम जो है वो होता है द्रवीकृत या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, या अंग्रेजी में इसे कहें तो यह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हो गई LPG। अब दूसरी चीज देखें इनकी प्राप्ति के आधार पर। CNG जो है वो सामान्यतः NG नेचुरल गैस, ये एक प्राकृतिक गैस है। कच्चे तेल के जो कुएं होते हैं जिनसे क्रूड ऑयल कच्चा तेल या पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो तेल के जो कुएं हैं उनमें ऊपरी परत के रूप में तेल जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसके ऊपर गैस की एक परत पाई जाती है, और जब तेल की खुदाई करते हैं, उसका खनन करते हैं, तो उसमें जो पाइप वगैरह डालते हैं उस दौरान पेट्रोल के ऊपर जमी हुई ये जो गैस है वो बाहर निकल आती है। इसी को फिर उच्च दाब पर दबाकर संपीड़ित करके सिलेंडर में भरकर द्रव अवस्था में ले आते हैं, तो यह CNG गैस के रूप में काम में आती है। तो ये तेल के कुओं पर ऊपरी परत के रूप में पाई जाने वाली गैस होती है। जबकि दूसरा इसकी प्राप्ति के हम देखें तो ये पेट्रोलियम कच्चा तेल जो निकाला जाता है जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, वो गाढ़ा कीचड़ जैसा होता है। पेट्रोल जो हम गाड़ियों में डालते हैं वैसा नहीं होता, या जमीन से वैसा नहीं निकलता है। इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, इसे रिफाइन किया जाता है, या रिफाइनिंग करते हैं तो उसकी एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। तो जब पेट्रोलियम का कच्चे तेल का प्रभाजी आसवन करवाते हैं तो उस दौरान एक गैस प्राप्त होती है, उसे उच्च दाब पर सिलेंडर में भर लेते हैं, वही क्या है LPG गैस। तो यह तेल के कुओं पर पाई जाने वाली ऊपरी परत के रूप में पाई जाने वाली गैस होती है, और यह पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त होने वाली गैस होती है। इसके बाद इनकी बात करें इनके मुख्य घटक के, CNG का मुख्य घटक जो है वो मेथेन होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन जो पाया जाता है वो मेथेन मिलता है, जबकि इसका जो घटक है वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इनमें ब्यूटेन और प्रोपेन मिलते हैं, यानी ये ब्यूटेन और प्रोपेन जो है उसका मिश्रण होता है, जबकि ये मेथेन का मिश्रण होता है। अब इसके आधार पर पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम और बात करें। जब दहन किया जाता है मेथेन का तो उस स्थिति में इसमें कार्बन कम होने के कारण से ये कम CO2 उत्पन्न करती है, जबकि इसमें कार्बन 4 या 3 है, और 3 या 4 कार्बन होने के कारण से यह CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न करती है। इसलिए तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो CNG जो है वो पर्यावरण के लिए ज्यादा हितैषी गैस है, इको फ्रेंडली गैस है। इसके कारण से पर्यावरण प्रदूषण जो है वो क्या होता है
कम होता है, और इसकी तुलना में एलपीजी से यदि हम देखें तो ये अधिक प्रदूषण उत्पन्न करती है, इसके द्वारा प्रदूषण भी अधिक होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो इनकी विशेषता के रूप में आपको ध्यान में रखना है, सुरक्षा के लिहाज से या सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सीएनजी जो है वो अधिक सुरक्षित गैस है एलपीजी की तुलना में। कारण सीएनजी गैस जो है वो हल्की है, इसमें कार्बन कम है इसलिए हल्की होती है, और जब किसी कारण से यदि सिलेंडर वगैरह से इसका लीकेज होने लग जाए, कमरे वगैरह में सिलेंडर रखा हुआ है उसमें सीएनजी भरी हुई है और वो लीक हो गया, तो उसके कारण से गैस बाहर निकलने लगती है। जब ये बाहर कमरे में निकलती है तो हल्की होने के कारण से सामान्यतः हवा की ऊपरी परतों में फैल जाती है, और ऊपरी परतों में फैलती है तो दरवाजे से, खिड़की से या रोशनदान वगैरह जो होते हैं उनसे होकर बाहर निकल जाती है, इसलिए उस कमरे में इकट्ठी नहीं होती और स्पार्किंग वगैरह होने पर आग लगने की संभावना कम रहती है। तो रिसाव होने पर यह गैस, सीधा सा यूं ध्यान रखें, सीएनजी गैस हल्की होती है, इसलिए रिसाव होने पर यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में फैलने के कारण रोशनदान वगैरह से होकर बाहर निकल जाती है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। जबकि एलपीजी गैस जो है वो सीएनजी की तुलना में भारी है, और भारी होने के कारण से यह रिसाव होने पर कमरे में निचली परतों में फैल जाती है या निचली परतों में एकत्रित हो जाती है, यानी उसी कमरे में रहती है, बाहर नहीं निकलती। और जब ऐसी स्थिति में कोई चिंगारी वगैरह वहां पर उत्पन्न हो जाए तो वो तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सीएनजी जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है एलपीजी की तुलना में। तो सीएनजी गैस एलपीजी से ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है दोनों लिहाज से। पर्यावरण भी कम प्रदूषित करती है क्योंकि इसमें कार्बन कम है, इसलिए CO2 कम उत्पन्न करती है, जबकि एलपीजी अधिक CO2 उत्पन्न करती है। सीएनजी जो है वो अधिक सुरक्षित है क्योंकि ये हल्की है, इसलिए वायु में ऊपरी भागों में फैलने के कारण से रिसाव के समय बाहर निकल जाती है, जबकि एलपीजी भारी होने के कारण से निचली परतों में एकत्रित हो जाती है। तो ये सीएनजी और एलपीजी की विशेषताएं हैं। केवल विशेषताएं पूछें तो ये सारी अलग से बता दें, एलपीजी की विशेषताएं अलग से, लेकिन ज्यादातर इनकी तुलना पूछी जाती है या सीएनजी और एलपीजी में अंतर पूछते हैं तो वो अंतर जो है वो इस तरह से बता दें। इसके बाद में कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण समूह जो है वो हम और पढ़ेंगे, जिन्हें हम कहते हैं बहुलक। तो अब अगले कार्बनिक यौगिकों में या इस पाठ के अगले भाग में हम आते हैं जो है बहुलक के बारे में। बहुलक जो है वो किन्हें कहेंगे? बहुलक। बहुलक का मतलब बहुत सारी एकलक इकाइयों से मिलकर बनने वाले यौगिक। जैसे एक चेन बनती है, उसमें एक कड़ी है, उसको जोड़ दिया, उसके साथ में दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, पांचवी कड़ी, यूं जुड़ गई। इस तरह से छोटी छोटी इकाइयां, एक कड़ी जो है वो एक छोटी संरचना है, लेकिन कड़ी से कड़ी आपस में जुड़ गई तो पूरी एक लंबी चेन बन गई। ये जो चेन है वो क्या है? बहुलक है, जबकि एक कड़ी जो है वो एकलक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जो छोटी छोटी संरचनाओं वाले यौगिक हैं या कम अणु बाहर वाले यौगिक हैं, वो एक कड़ी का काम करते हैं और वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़कर लंबी जटिल श्रृंखला वाले और अधिक अणु भार वाले यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम बहुलक कहते हैं। तो सीधा सा है, छोटे या सरल और कम अणु भार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर जटिल लंबी श्रृंखला और अधिक अणु भार वाले यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम बहुलक कहते हैं। इसकी एक कड़ी जो है वो है एकलक, और कई सारी कड़ियां आपस में जुड़ गई तो ये बन गया बहुलक। जैसे फूलों की जो माला होती है, एक गेंदे के फूल की माला बनाते हैं तो गेंदे का एक फूल जो है वो मान ले एकलक है, और फूल से फूल आपस में जोड़ दिए, पूरी माला बन गई, तो वो माला जो है वो बहुलक है। इस तरह से ये यौगिक बनते हैं। अब इसके बाद में बहुलक के प्रकार वगैरह पर यदि हम आए तो उत्पत्ति के आधार पर, कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहले जो है वो है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं या प्रकृति में ही निर्मित होते हैं, मानव इनको नहीं बनाता। तो ये सीधी सी बात कहें तो हो गया प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसका एक उदाहरण जो अपने सिलेबस में दिया है वो है प्राकृतिक के रबर। तो प्राकृतिक रबर जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक होता है।
ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का। तो इसको जरूर ध्यान में रखोगे, प्राकृतिक रबड़ का एकलक जो है वो आइसोप्रीन है, और आइसोप्रीन यौगिक जो है उसकी संरचना ये होती है CH2 डबल बॉन्ड से CH2 और एक जगह पर CH3 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये यौगिक बनता है, इसको आइसोप्रीन कहते हैं। अब ये आइसोप्रीन जो है, इस आइसोप्रीन के कई सारे अणु ले लिए, मान ले 1000 2000 20000 अणु ले लिए n संख्या वाले, और इनके आपस में जब क्रिया करवाते हैं तो क्रिया करवाने पर ये होता है CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाते हैं और एक एक बंद यहाँ आ जाता है, ये बंद यहाँ से हटकर यहाँ, ये बंद यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। तो सेम वो की वो संरचना लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 जोड़ दिया। अब इसमें ये द्विबंध हटाया, बंद यहाँ आ गया, ये द्विबंध हटाया, बंद यहाँ आ गया, ठीक है। और ये एक है, इसके आगे दूसरा जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, आपस में जुड़ गए, ये बहुलक बन गया। तो ये है आइसोप्रीन और ये है प्राकृतिक रबड़। अब प्राप्ति वगैरह के आधार पर देखें तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो रबर पादप से प्राप्त होता है। रबर पादप कई सारे हैं, कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें रबड़ का पादप कहा जाता है, खास तौर से हीबिया ब्राजीलियंसिस। तो हीबिया ब्राजीलियंसिस नामक पादप जो होता है उसे रबड़ का पादप भी कहते हैं। इस रबड़ के पादप में जब चोट लगाई जाती है या उसके तने पर घाव बना दिया जाता है तो उससे रस बाहर निकलता है। जैसे अपने यहाँ पर मिलने वाला एक पौधा होता है आक या बड़, उस पर जब कट लग जाता है तो उससे दूध निकलता है, इस दूध को लेटेक्स कहते हैं। तो इससे लेटेक्स या दूध प्राप्त होता है। अब ये लेटेक्स या दूध जो प्राप्त होता है, इसके अंदर जब एसिटिक अम्ल मिला दिया जाए तो एसिटिक अम्ल मिलाने पर प्राकृतिक रबड़ जो द्रव अवस्था में था, लेटेक्स या दूध अवस्था में था, वो कैसा हो जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से ठोस रबड़ प्राप्त होता है। अब ये जो ठोस रबड़ हमें प्राप्त हुआ है, इसके अंदर जो सामान्य रूप से एक कमी पाई जाती है, वो कमी मिलेगी। वो कमी क्या होगी, रबड़ वगैरह जो है वो हम काम में लेते हैं ट्यूब, टायर वगैरह इस तरह की चीजें बनाने के लिए। अब गाड़ियों के टायर बनाते हैं, गाड़ियों के ट्यूब बनाते हैं, वो सड़क पर चलते हैं, बहुत ज्यादा वजन को सहन करने की क्षमता उनमें पाई जाती है, यानी उनमें तनन क्षमता और दृढ़ता या मजबूती ज्यादा होती है। लेकिन प्राकृतिक रबड़ जो इस तरह से प्राप्त हुआ है, ये ठोस रबड़, इसकी एक कमी है कि इसकी तनन सामर्थ्य भी कम है, इसमें तनने की क्षमता कम है और मजबूती भी कम है। हम कच्ची पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं तो वो जो रबड़ आता है ना, वो ये रबड़ है, ये सीधे सीधे प्राप्त होने वाला ठोस रबड़ है। इसे ठोस रबड़ में हम कागज पर भी उसको घिसते हैं तो घिस जाता है। अब उसके टायर वगैरह जमीन पर यदि घिसेंगे तो एक बार चलते ही क्या होंगे, पूरी तरह से टायर ही फट जाएगा, इसलिए वो उपयोगी नहीं रहता। इस ठोस रबड़ को, प्राकृतिक रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए एक विशेष क्रिया जो है वो करवाई जाती है, जिसे वल्कनीकरण कहते हैं। तो नोट्स वगैरह में आपको लिखाया हुआ है, इसको भी आप जरूर से ध्यान में रख लोगे। वल्कनीकरण क्या है, इस लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर जब इसे ठोस रबड़ में बदला जाता है तो ये जो प्राकृतिक रबड़ है इसके साथ में सल्फरेट चूर्ण या गंधक चूर्ण है वो मिला दिया जाता है और वो मिलाकर गर्म करते हैं। वो मिलाकर गर्म करते हैं तो रबड़ जो है वो काला, ठोस और अधिक मजबूत प्राप्त होता है और उस रबड़ का उपयोग टायर, ट्यूब वगैरह बनाने में किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। तो प्राकृतिक रबड़ को मजबूत या दृढ़ बनाने के लिए उसमें गंधक चूर्ण मिलाकर उसे गर्म करते हैं, जिससे प्राप्त होने वाला रबड़ अधिक तनन सामर्थ्य वाला और अधिक मजबूत होता है। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहेंगे। तो प्राकृतिक रबड़ में ध्यान में रखें, प्राकृतिक रबड़ का एकलक जो है वो है आइसोप्रीन। प्राप्ति कैसे होती है, रबड़ के पादप से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। ठोस बनाने के लिए इसमें एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, लेकिन वो रबड़ जो है उसकी तनन क्षमता और सामर्थ्य या दृढ़ता कम होती है, इसके लिए उसमें गंधक चूर्ण मिलाकर उसे गर्म करते हैं, जिससे मजबूत रबड़ प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। तो ये तो हुआ प्राकृतिक बहुलक। एक ही एग्जाम्पल अपने दिया हुआ है तो उसको एक को ही ध्यान में रखेंगे। अब कुछ कृत्रिम बहुलक जो है उनकी बात हम और करते हैं आगे।
तो कृत्रिम बहुलक की हम बात करें तो दूसरी श्रेणी है बहुलकों की कृत्रिम बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं या मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब इन कृत्रिम बहुलकों में हम 3 कृत्रिम बहुलक जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। एक कृत्रिम या संश्लेषित रबड़, एक कृत्रिम या संश्लेषित रेशे और एक जो है वो है प्लास्टिक। तो 3 श्रेणियों के कृत्रिम बहुलक जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहली श्रेणी जो है वो है कृत्रिम या संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ या कृत्रिम रबड़ जो है वो क्या होता है, तो उसके लिए ध्यान में रखें बहुलक एकलकों से मिलकर बनते हैं। जैसे प्राकृतिक बहुलक का एकलक था आइसोप्रीन ये संरचना थी। संश्लेषित रबड़ इसका बहुलक होता है, यानी संश्लेषित रबड़ का एकलक ये अणु है। अब इस अणु का नाम क्या है, तो इसके अनुसार देखें, इसका नाम है 1 2 3 4 कार्बन श्रृंखला वाला ये यौगिक है जिसमें 2 द्विबंध हैं और ये हो गए समूह है नंबर 2 और 3 पर हैं। तो ये है 2,3 डाइमेथिल। इस यौगिक का हम IUPAC नाम लिख रहे हैं। नंबर 2 पर और 3 पर मेथिल हैं तो 2,3 डाइमेथिल है। और आगे ब्यूट 2 जगह पर इन है, तो इसलिए 2 जगह पर ये डबल बॉन्ड जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है, इसे कहा जाता है ब्यूटाडाइइन। तो 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन या 1,3 डाइब्यूटीन भी कहते हैं। तो ये इसका बहुलक होता है। ठीक है, सीधा सा ये ध्यान में रखें। जबकि आइसोप्रीन का IUPAC नाम क्या होता है, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। ये एक मेथिल समूह बस और बढ़ जाता है, उसके कारण से इसका ये नाम बन गया। अब इसके N अणु जो है वो ले लिए और इसकी क्रिया करवाई, तो क्रिया करवाने पर ये यौगिक बनता है CH3 डबल बॉन्ड बस यहाँ से हटकर यहाँ आ जाते हैं, इस और ये आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यही क्या है, संश्लेषित रबड़ है। इस संश्लेषित रबड़ का उपयोग जो है वो भी रेसे, रस्सियां या दूसरी चीजें वगैरह बनाने में किया जाता है। अब संश्लेषित रबड़ जो है इसे जब हम तैयार करते हैं तो इसको तैयार कैसे किया जाता है, 2,3 डाइमेथिल या 1,3 ब्यूटाडाइइन, यानी इसे बनाने के लिए ब्यूटाडाइइन का उपयोग किया जाता है। ब्यूटाडाइइन के साथ में हम मिलाते हैं इसमें सोडियम उत्प्रेरक। तो सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्यूटाडाइइन की क्रिया करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के भीतर। तो ब्यूटाडाइइन और सोडियम उत्प्रेरक से यह प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ब्यूना। तो कृत्रिम या संश्लेषित रबड़ को ब्यूना भी कहते हैं। ब्यूटाडाइइन यानी Bu और Na सोडियम उत्प्रेरक यानी Na। तो ब्यूना कृत्रिम रबड़ को ब्यूना क्यों कहते हैं, या इसमें Bu और Na का अर्थ क्या होता है, तो उसमें आप ध्यान में रखोगे Bu का अर्थ है यहाँ पर ब्यूटाडाइइन से, Na का अर्थ है सोडियम उत्प्रेरक से। ये 2 प्रकार का होता है, एक ब्यूना S और दूसरा होता है ब्यूना N। अब ब्यूना S और ब्यूना N जो है वो क्या है, जब इनका ब्यूना S और ब्यूना N जो है वो रबड़ और प्लास्टिक का मिश्रण होता है। प्लास्टिक में स्टाइरिन और एक्रिलोनाइट्राइल काम में लिए जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो रबड़ के साथ में स्टाइरिन, S का मतलब यहाँ पर स्टाइरिन हो गया ये। तो ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन से जो रबड़ प्राप्त होता है वो है ब्यूना S, और ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल से जो रबड़ प्राप्त होता है, एक्रिलोनाइट्राइल से प्राप्त होने वाला ये कहलाता है ब्यूना N। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार इनके मिलते हैं। तो संश्लेषित रबड़ 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन का बहुलक है। खास तौर से बस इतना ध्यान में रखें, संश्लेषित रबड़ ब्यूटाडाइइन का बहुलक होता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड और ब्यूटाडाइइन की क्रिया सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाकर इसे प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे ब्यूना भी कहते हैं। यहाँ Bu ब्यूटाडाइइन को, Na सोडियम उत्प्रेरक को प्रदर्शित करता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। ब्यूना S ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन की क्रिया से प्राप्त होता है, ब्यूना N ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल की क्रिया से प्राप्त होता है।
तो आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक के जो मानव निर्मित होते हैं, उसमें कृत्रिम रबड़ हमने पढ़ा। अब कुछ विशिष्ट रेशों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे नायलॉन 6,6। नायलॉन इसे सामान्यतः कहा जाता है। नायलॉन 2 कार्बनिक यौगिकों के संघनन और बहुलीकरण से बनता है। पहले 2 कार्बनिक यौगिक आपस में मिल जाते हैं, उससे एकलक बनता है और फिर वो आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं। तो ये जिन 2 यौगिकों के संघनन से बनता है वो होते हैं एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन। एडिपिक अम्ल जो है उसमें 6 कार्बन होते हैं। ये इस तरह का यौगिक है, इसको ज्यादा सही रूप में लिखें तो ये इस तरह से बनता है COOOH, ये समूह है। इसके आगे 4 CH2 समूह हैं, 1 2 3 और 4 और आगे COOH, इस तरह से ये बनता है। और हेक्सामेथिल डाइएमीन ये होता है NH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में सीधा NH2, और ये 6 ऐसे लिख दिए, ये 6 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से पाए जाते हैं, और लास्ट में फिर से NH2, ये है हेक्सामेथिल डाइएमीन। अब इसमें भी 6 कार्बन हैं और इसमें भी 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन वाले 2 कार्बनिक यौगिकों के संघनन और बहुलीकरण से ये बनता है, इसलिए इसे नायलॉन 6,6 कहते हैं। एक 6 यहाँ पर दर्शाता है एडिपिक अम्ल को, एक 6 दर्शाता है हेक्सामेथिल डाइएमीन को। जब हम इनका संघनन करवाते हैं तो इनमें से ये OH समूह है और इसमें से ये H, ये निकल जाते हैं किस रूप में, H2O के रूप में, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह से इससे भी ये निकलेगा, इसके पीछे जो है उस यौगिक से ये निकलेगा। तो संरचना जो बनेगी वो क्या होगी, CO CH2 4 बार CO NH CH2 6 बार और NH, ये यौगिक बनेगा। यही क्या है, नायलॉन 66। तो सीधे सीधे नायलॉन 6 में ध्यान में रखें किन 2 यौगिकों के बहुलीकरण से ये बनता है, तो वो है एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे नायलॉन 66 जो है वो भी कहा जाता है। उपयोग वगैरह में कोई ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा बसी हुई एक बार पढ़ लेना। इसका गियर बेयरिंग मशीनों के जो होते हैं वो बनाने के काम में आता है। इसके अलावा टायर है, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रुश वगैरह बनाने के ये काम में आता है। तो इसके बाद में दूसरा जो संश्लेषित रेशा है वो है टेरिलीन, या जिसे डेक्रोन भी कहा जाता है। ये भी 2 कार्बनिक यौगिकों के संघनन और बहुलीकरण से बनता है। वो 2 कार्बनिक यौगिक हैं, एक टेराफ्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। टेराफ्थेलिक अम्ल जो है उसकी संरचना ये होती है, इसमें एडिपिक अम्ल में यहाँ पर क्या था, 4 बार CH2 जुड़े हुए थे, उसकी जगह पर एक बेंजीन वलय आ जाए, C6H6 वलय आ जाए, तो ये टेराफ्थेलिक अम्ल बनता है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या COOH इस तरह से भी लिख सकते हैं। COOH को सीधा यूं भी लिखा जा सकता है। इसकी क्रिया करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल से। एथिलीन यानी 2 एथीन जुड़े हुए हैं, इसमें OH जुड़ गए, ये हो गया ग्लाइकोल। अब इसमें से OH और इसमें से H समूह है, ये निकल जाएंगे जल के रूप में, और ये अणु आपस में जुड़ जाएंगे, ये भी निकल जाएगा, पिछले अणु से ये निकल जाएगा, अगले अणु से बचेगा क्या, CO, ये बेंजीन वलय, C डबल बॉन्ड O CH2O, यही यौगिक जो है वो क्या है, टेरिलीन या फिर डेक्रोन है। तो इसमें भी इतना ही ध्यान में रखें, टेरिलीन जो है वो 2 कार्बनिक यौगिक टेराफ्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन और बहुलीकरण से प्राप्त होता है। मुख्य बात यह है कि किन यौगिकों के बहुलीकरण से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग वगैरह देखें तो ये भी कपड़े बनाने में, या फिर नाव वगैरह जो होते हैं, या पुराने समय में जो पाल वाली नावें चलती थी जिनमें कपड़े बने होते थे, जिस पर हवा दबाव डालते उससे जहाज या नाव आगे बहते थे, उनमें पाल बनाने के लिए, जिसे सील कहते हैं, वो बनाने के लिए टेरिलीन जो है उसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा बेल्ट है, मैग्नेटिक टेप है, फिल्म है, ये बनाने के लिए भी टेरिलीन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा साथ में तिरपाल है, या फिर चारपाई वगैरह बनाने के लिए जो
प्लास्टिक के जो रबड़ संश्लेषित रेशों से बने हुए कुछ रस्सियां जैसी संरचनाएं जो आती हैं, रस्सियां जो होती हैं वो टेरिलीन से बनाई जाती हैं। तो ये टेरिलीन हो गया। इसके बाद में तीसरा जो संश्लेषित रेशा है उसकी हम बात करते हैं, वो है रेयॉन। अब रेयॉन की यदि हम बात करें तो रेयॉन वास्तव में यदि देखा जाए तो एक प्राकृतिक बहुलक है। रेयॉन प्राप्त होता है या तैयार होता है सेलुलोज से, और सेलुलोज पादपों की कोशिका भित्ति में मिलता है, और ये एक प्राकृतिक बहुलक ही है, प्रकृति में अपने आप बनता है। बस इस सेलुलोज को रूपांतरित करके, बहुलीकरण के द्वारा नहीं, इसे रूपांतरित करके रेयॉन का जो रेशा है उसे तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करेंगे? जो कागज होता है अपनी कॉपी किताब वगैरह का, वो भी सेलुलोज से बना होता है, उसमें भी सेलुलोज होता है। कागज को पानी में भिगो दें तो उसकी लुगदी तैयार हो जाती है, वो सेलुलोज की लुगदी है। तो कागज यानी यूं कह सकते हैं सेलुलोज की लुगदी जो है वो तैयार कर ली जाती है, किसमें मिलाकर? NaOH में मिलाकर। तो NaOH के साथ में मिलाकर कागज या सेलुलोज की लुगदी तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड विलायक होता है, इसके साथ में इसे घोला जाता है, इससे इनका विलयन बन जाएगा। और ये जो विलयन इनका बना है, इस विलयन को फिर महीन छिद्र, एकदम बारीक छेद जो होते हैं, ऐसी छलनी में से होते हुए गुजारते हैं, और फिर नीचे पात्र जो है उसमें भरा होता है तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही उस छिद्र से होकर ये विलयन H2SO4 में जाएगा, ये महीन बारीक चमकीला रेशा बना देगा, और यही रेशा जो है वो क्या कहलाता है? रेयॉन। तो रेयॉन को कैसे प्राप्त करते हैं? सेलुलोज की लुगदी सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर तैयार करते हैं, फिर इसे कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में विलय करते हैं, और फिर बारीक छिद्र से होकर तनु H2SO4 में प्रवाहित करते हैं, तो रेयॉन के महीन बारीक रेशे जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संश्लेषित रेशे जो हैं 3 प्रकार के ये प्राप्त हुए। इसके बाद में तीसरी श्रेणी जो है वो कृत्रिम बहुलक की, वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हमें हालांकि टॉपिक साथ में लगातार कर लेना चाहिए था, लेकिन चित्र जो है या वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा जो बता है प्लास्टिक का, उसको और इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो हैं, सारे नहीं, कुछ विशेष प्रश्न उत्तर जो हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।